अगेन वेलकम टू ऑल वाइजम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस 2 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिटेल डिस्कशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, method of fertilization, various types of the physical and chemical reactions that take place during the fertilization, and what's happen after the fertilization, where is the implantation take place, and what's all the aspects near about the fertilization। सब कुछ fertilization के near about जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने अप टू द मार्क किया था कि हाउ द gametes are mature and how the gametes become transfer with each other। ओके, तो इसके बाद में जो अब हम कर रहे हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कर रहे हैं एंड द बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हम इसमें डिस्कस करने वाले। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले 1684 के अंदर लेवेनहुक ने 1683 के अंदर लेवेनहुक ने फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट बताया था, फर्टिलाइजेशन के एस्पेक्ट्स बताए थे कि दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस, व्हाट इज मेल प्रोन्यूक्लियस? The nucleus that is found in the spermatozoon and that is released into the secondary oocyte या ओवम के अंदर जब वो रिलीज हो जाता है तब उसको मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मतलब जब स्पर्म के अंदर से उसका मेल का जो न्यूक्लियस है वो अगर निकल जाए, जो पीछे टेल रीजन को मिडिल पीस को छोड़ आता है, एक्रोसोम वहां पे रप्चर हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ऑब्वियसली इट कंटेनिंग ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए उसको मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। उसका फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte के साथ, सेकेंडरी oocyte इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। सो इन दोनों हैप्लॉइड एंटिटीज का, इन दोनों हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस का, प्रोन्यूक्लियस क्यों? क्योंकि आफ्टर फ्यूजन एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, दैट इज हैविंग द डबल क्रोमोसोम सेट। अभी इनमें सिंगल है तो इसलिए इसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में मिक्सिंग अप ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस एज वेल एज द फीमेल सेकेंडरी oocyte। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। अगर हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन देखें तो ये कहां पे होगा? एम्पुला इस्मिस जंक्शन के ऊपर। इट टेक प्लेस इन द एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन ऑफ, जहां पे एम्पुला और इस्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां पे एम्पुला और इस्थमस जंक्शन, एम्पुला से जहां इस्थमस बनता है, जस्ट लाइक दिस इज यूट्रस, दिस इज फैलोपियन ट्यूब का ये रीजन हो गया फिम्बरी, एंड ये ओवरी अटैच है यहाँ पे, तो ये फिम्बरी के बाद में एम्पुला, एम्पुला से जस्ट यहाँ पे। तो इसका मतलब सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद में 14th डे को ओव्यूलेशन होती है, और 14th डे को ओव्यूलेशन के बाद में व्हेन सेकेंडरी oocyte रीच टू दिस एम्पुला इस्थमस जंक्शन, तो वो यूट्रस की साइड से रिसीव करता है तब स्पर्म्स को, तब स्पर्म्स यहाँ पे धीरे धीरे मूव करते हुए आते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, एंड फैलोपियन ट्यूब में भी एग्जैक्ट कहां पे? एट द एम्पुला इस्थमस जंक्शन। क्लियर? कभी कभी अगर फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब के अलावा कभी और जगह पे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस अदर देन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर के फर्टिलाइजेशन यूटेरस के अंदर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं अराइवल ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स का इस एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे अराइवल कैसे होता है? ड्यूरिंग द अगर हम ये देखें ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड देखें तो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इस 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में वहां पे क्या होगा? फीमेल बॉडी के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज द सर्वाइकल म्यूकस, and due to increase in cervical mucus there is increasing in the
इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ, या थिकनेस भी कह सकते हैं, देयर इज इंक्रीजिंग इन द थिकनेस ऑफ म्यूकस लेयर, म्यूकोसल लेयर इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो म्यूकस लेयर है वो बढ़ जाती है, एंड दिस म्यूकस लेयर help in easy transport and movement of the sperm toward the fallopian tube. So जो फीमेल ट्रैक के अंदर जो म्यूकस होता है वो स्पर्म्स की फास्टेस्ट मूवमेंट में हेल्प करता है, क्लियर। और जो स्पर्म्स की मूवमेंट है वो कब डिसाइड होती है, सबसे पहले क्या होता है, there is the ejaculation of the sperms and each semen ejaculation contain 3 millions of the sperm, they having 3 millions of sperms। इनमें से 60% तो नॉर्मल होते हैं, 40% एबनॉर्मल होते हैं। तो इसका मतलब एबनॉर्मल स्पर्म्स का तो कोई रोल है ही नहीं। 60% जो नॉर्मल है वही एबल है फर्टिलाइजेशन की, नॉर्मल स्पर्म्स, है ना। उसके बाद में इन 60 में से भी अब क्या होता है, फ्यू, अब इनमें से फ्यू आर eaten by the WBC of वेजाइना। वेजाइना के अंदर WBC जो होती है वो उनको खा जाती है नॉन सेल्फ समझ के। इसके अलावा वेजाइनल pH जो है उसकी वजह से भी फ्यू इमैच्योर स्पर्म्स जो होते हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। So very few sperms can able to transfer the female reproductive tract and reach to the fallopian tube. Okay. और इनकी जो मूवमेंट होती है एक हेल्थी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स की, वो मूवमेंट 1.5 to 3 mm स्पीड होती है पर मिनट के अंदर। और जो स्पर्म्स होते हैं वो लगभग 3 डेज तक या मैक्सिमम 72 आवर्स तक वो लाइव रह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nutritive fluid that is secreted by seminal vesicle, copper gland and bulbourethral gland of the male reproductive tract that help in providing the energy, and these also prevent to degradation from the female reproductive tract, clear। उसके बाद में ये अराइवल हो गया, अराइवल के बाद में मूवमेंट हो गई, मूवमेंट इज एनहांस्ड बाय द, ये मूवमेंट जो है इसमें एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी रोल होता है, and these prostaglandins are found in the fluid of seminal vesicle as well as in the prostate gland। मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि जो सेमाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है इनके फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। these help in strong contraction in the female reproductive tract, due to that the inward movement of the sperm is occur। okay, फिर इसकी वजह से उनकी जो स्पीड होती है वो भी एनहांस होती है। okay, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है जो 14th डे को रिलीज हुआ था, आफ्टर रिलीज ऑन 14th डे जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से मूव होकर के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और 15th, 16th एंड 17th डे तक वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है। और अगर इस टाइम पीरियड में इफ देयर इज द अराइवल ऑफ द स्पर्म इन दैट पर्टिकुलर ईयर, देयर इज 100% चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सो दीज days are most unsafe days during the for the these are the that days on which the pregnancy is occurred 100%, clear। so that is the arrival of the secondary oocyte from the ovary side। okay, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं भाई कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब होता है, आप सिंपल में ये भी समझ सकते हैं, इट इज एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म्स को एक्टिवेट के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, जो स्पर्म था इट इज प्रेजेंट इन सीमेन एंड सीमेन हैव द ग्लैंडुलर सिक्रीशन,
ग्लैंडुलर सिक्रेशन मतलब स्पर्म के आसपास बहुत सारे ग्लैंड का सिक्रेशन था जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ग्लैंड थी, और इसके अलावा बहुत सारे स्पर्म्स थे। सो इन स्पर्म्स के एक्रोसोम के ऊपर जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है उस ग्लैंडुलर सिक्रेशन का हटाना और उसके एक्रोसोम को एक्सपोज करना फर्टिलाइजेशन के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिस्टेशन। और जो ये कैपिस्टेशन है वो लगभग इट रिक्वायर 5 to 6 आवर्स। स्पर्म्स के कंप्लीट एक्टिवेशन के लिए 5 to 6 आवर्स लगते हैं। और ये कैसे होता है? इट इज अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीएच ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो डिफरेंट एसिडिक पीएच होता है उसकी वजह से, क्योंकि जो सीमेन है उसके अंदर पीएच का नेचर क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, लेकिन एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना हेल्प टू एक्टिवेशन द एक्रोसोमल एरिया फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रल और यू कैन से अनवांटेड ग्लैंडुलर सिक्रेशन दैट अवॉइड द फर्टिलाइजेशन। तो उसको हटाने के लिए जो वेजाइनल पीएच है, वेजाइनल सिक्रेशन है, वो उसको हेल्प करता है, एंड दैट इज नोन एज द कैपिस्टेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। और इसमें फर्स्ट आता है एक्रोसोम रिएक्शन। क्योंकि अब एक्रोसोम के ऊपर कोई भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन नहीं है, सो अब इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। मान लीजिए दिस इज जोना पेलुसिडा, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। और जोना पेलुसिडा के ऊपर कैपिस्टेटेड स्पर्म जो है वो पहुंच चुके हैं, और कैपिस्टेटेड स्पर्म के अंदर उसका एक्रोसोम पार्ट होता है। मान लीजिए दिस इज स्पर्म एंड दिस इज हैविंग द मेल प्रोन्यूक्लियस। तो एक्रोसोम रिएक्शन में अब एक्रोसोम क्या करता है? जैसे ही इट रीच टू द जोना लेयर, इट रिलीजेस इट्स स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो जो एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम थे, और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है ये कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट है इसमें दैट इज हाई यूरिनिडेज। And this hyaluronidase enzyme help in removal of the hyaluronidase enzyme होता है, it help in removal of the follicle cells of ovum। जो ओवम है उसके अराउंड में जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने का जो काम होता है वो हाइड्रोलिडेज एंजाइम करता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो उन सेल्स को, फॉलिकल सेल्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एंजाइम होता है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, क्योंकि आपको ये पता है कि जो ओवम है उसके ऊपर बाहर फॉलिकल सेल्स होती हैं और उसके पास में फिर यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं ऐसे, और इन कोरोना रेडिएटा सेल्स के डिसॉल्विंग में ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हेल्प करता है। और जो थर्ड एंजाइम होता है वो होता है जोना लाइसिन एंजाइम। जोना लाइसिन एंजाइम, और दिस जोना लाइसिन एंजाइम help to dissolve this zona pellucida. This is zona pellucida। और जैसे ही जोना पेलुसिडा डिसॉल्व होती है तो इस पर्टिकुलर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो इस सेकेंडरी oocyte या ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर? तो ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, तीन है, हाइड्रोलिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिन एंजाइम। क्लियर? ओके, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आगे फिर फर्दर क्या होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट यू आर सीइंग कोरोना रिएक्शन। तो एक्रोसोम रिएक्शन में स्पर्म लाइसिन एंजाइम का काम था, उन्होंने सारा का सारा अपना काम कर दिया। कोरोना रिएक्शन में क्या होगा? इसके अलावा और क्या क्या चाहिए? यहाँ पे स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी चाहिए, इसके अलावा पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, इसके अलावा कैल्शियम आयन यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, एंड इसके अलावा Mg2 पॉजिटिव आयन भी रिक्वायर्ड होते हैं। एंड यू आर सो मच शॉक्ड कि इफ देयर इज वेरी लो टेंडेंसी या वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम
एंड फर्टिलाइजेशन। अगर किसी पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर इन दोनों एंड्स की कमी होती है तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, बिकॉज दीज आर आल्सो नेसेसरी फॉर एक्टिवेटिंग दीज मेम्ब्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज द कोरोना रिएक्शन। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम का काम क्या होगा, चलो मैं बता ही देती हूँ। ये एंजाइम क्या करते हैं, जैसे ही ये कोरोना रिएक्शन, जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है, तो जोना जैसे ही डिसोल्व होती है जोना लाइसिन एंजाइम से, तो ये पूरी की पूरी, मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया था, यहां से जोना को डिग्रेड कर दिया गया है, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो जोना है वो डिग्रेड हो गई है। तो जैसे ये डिग्रेड होती है तो दिस इज द लाइसिस एरिया ऑफ जोना। तो इसके अलावा नॉर्मली इससे पहले क्या था, आउटर एरिया इज द प्लस 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 एंड इनर एरिया इज द माइनस 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 माइनस। लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन होता है तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर और अदर रेस्ट मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। देयर इज नेगेटिव नेगेटिव एंड इनर में प्लस 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 प्लस, एंड दिस इज नोन एज द डीपोलराइजेशन। And this depolarization wave prevent polyspermy, और इससे जो इधर 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 चारों तरफ जो एक्स्ट्रा इतने सारे अनवांटेड स्पर्म्स जो चिपके हुए थे उनकी एंट्री, क्योंकि उनके एक्रोसोम में भी वही एंजाइम है जो इस पर्टिकुलर स्पर्म के पास है, तो उनका एंट्री ना हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे डीपोलराइजेशन वेव इंड्यूस होती है और वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है एंड एनहांस ओनली एंड ओनली मोनोस्पर्मी। सेम ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है जो पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करती है, एंड दैट इज द कोरोना रिएक्शन। कोरोना रिएक्शन में क्या होगा, सेकंड इज, मैंने आपको पहले बताया था कि जोना पैलिसिडा के नीचे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कोरोना ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर करता है तो ये सारे के सारे कोरोना ग्रेन्यूल्स इस जोना पैलिसिडा के नीचे अडहेयर हो जाते हैं और ये फर्दर और स्पर्म्स के मेल प्रोन्यूक्लियस की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं एंड मोनोस्पर्मी को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं कि देयर इज ओनली एंड ओनली फर्टिलाइजेशन ऑफ द सिंगल स्पर्म टेक प्लेस, अ सिंगल मेल प्रोन्यूक्लियस एंट्री टेक प्लेस। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट है स्पर्म एंट्री, कि जैसे ही पूरी की पूरी जोना आगे डीपोलराइज हो जाती है, कोरोना ग्रेन्यूल्स इधर अडेयर हो जाते हैं और इस जोना को और ज्यादा टाइट बना देते हैं ताकि और कोई भी अदर साइड से कोई भी एंट्री ना हो जाए। फिर उसके बाद में क्या होता है, देयर इज द स्पर्म एंट्री, और इधर से क्या होगा कि एक्रोसोम डिसोल्व हो जाता है और एक्रोसोम डिसोल्व होने की वजह से जो न्यूक्लियस था मिडल पीस के अंदर वो धीरे धीरे किसमें एंटर कर जाता है, इट एंटर इनटू द सेकेंडरी oocyte, और ये पीछे वाले इस प्रोसेस को छोड़ आता है। पीछे क्या रह गया, मिडल पीस एंड द टेल रीजन, एंड दिस इज नोन एज द male pronucleus. What is male pronucleus? It is the nucleus that is released from the sperm which left behind the middle piece as well as the tail region. तो इसको male pronucleus बोलते हैं. And there is already secondary oocyte. It is also haploid in nature, and this secondary oocyte is also haploid in nature. It is suspended in its second meiotic stage. इसकी second meiotic stage अभी भी लटकी हुई है with their it having with their polar bodies. Okay? उसके बाद में क्या होती है, एंड जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इसको कोन ऑफ रिसेप्शन से रिसीव किया जाता है। कोन ऑफ रिसेप्शन जो होती है पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस आता है पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देयर इज द एम्फीमिक्सिस या फर्टिलाइजेशन, इसको एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। Amphimixis means the fusion of the male and the female pronucleus with each other, and there is random rearrangement of the chromosome, and they ultimately make a complete cell, and now this is known as the ovum,
पहले इसमें ओवम बनता है, क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी सेकेंड मियोटिक स्टेज कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस इसके अंदर फर्टिलाइज होता है, तो क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस के पास क्या होता है, इसका सेंट्रियोल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल ये डिवाइड करता है आगे दो सेंट्रियोल में, एंड दिस सेंट्रियोल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल। और जैसे ही स्पिंडल बनते हैं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ऑफ द फीमेल के पास स्पिंडल नहीं होते और इसकी स्टेज सस्पेंड रहती है, तो जैसे ही स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है अपनी सेकेंड मियोटिक स्टेज को कंप्लीट करता है। और जैसे ही इसकी सेकेंड मियोटिक स्टेज कंप्लीट होती है, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द एनाफेजिक प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी, एनाफेजिक प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से वो सेकेंड मियोटिक स्टेज कंप्लीट कर लेता है, एंड दैट दिस कंडीशन इज नोन एज कंप्लीट ओवम। इससे पहले तो हम इसको ऐसे ही ओवम बोलते रहते, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट अभी भी डिवीजन नहीं हुई थी। तो जैसे ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, नाउ इट इज नोन एज द ओवम, एंड आफ्टर दैट there is increase in the production of protein, there is increase in the rate of respiration is what for the utilization of the yolk sac, and further division take place, for that is known as the cleavage। and now when cleavage वगैरह स्टार्ट होने से पहले जब इसके अंदर प्रोटीन वगैरह बनता है, तब उसको हम बोलते हैं now it is zygote। ओके, और जाइगोट बनने के बाद में इसके अंदर फर्दर फिर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। ओके भाई, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द एक्टिवेशन ऑफ द एग। तो इसकी आगे की फर्दर जो स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर अभी तक हमने सारे के सारे फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स डिस्कस किए। क्लियर बेटा? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।